हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपोज यूआई के बारे में। हमारे इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आइए देखते हैं कि आज की टॉपिक्स क्या क्या होने वाली हैं। सबसे पहले कंपोज एक बेसिक यूनिट होता है हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्रोसेस का। इसके यूज़ से हम यूआईज़ बनाते हैं। कंपोजेबल फंक्शंस, जैसे कोई भी एंड्रॉयड का जो सोर्स कोड होता है वो हम यूआई में दिखाने के लिए एक कंपोजेबल फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर अपने कोड को, अपने यूआई के ब्लॉक्स को बिल्ड कर रहे होते हैं। हम एक या उससे कई ज़्यादा कंपोजेबल फंक्शंस बना सकते हैं अपने ऐप में। इसके बारे में आज देखेंगे। फिर प्रीव्यू एनोटेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर फोर्थ, मेन एक्टिविटी क्या होती है, हमारा ऐप शुरुआत कहाँ से होता है और सेट कंटेंट क्या होता है इसमें, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट, कंपोज से जो कंपोजिशंस होती हैं, जो हमारी यूआईज़ डेवलप होती हैं, उसे रिकम्पोजिशन किस तरीके से किया जाता है, किस इंटेलिजेंट तरीके से कॉटलिन इसे यूज़ करता है ताकि हमारा ऐप जो है वो काफ़ी स्मूथ चले और एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग हम कर पाएँ। तो इन सारे टॉपिक्स को आज देखने के लिए स्टार्ट करते हैं कंपोज से। कंपोज इज़ अ एंड्रॉयड्स मॉडर्न टूल किट फॉर बिल्डिंग नेटिव यूआई। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड में हम पहले जावा एंड एक्सएमएल का यूज़ करते थे। टाइम के साथ जावा को कॉटलिन ने रिप्लेस कर दिया, मगर फिर भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग में, बहुत सारे ऐप्स में आज भी हम एक्सएमएल का यूज़ कर रहे होते हैं। मगर 2021 के बाद से हमने ये देखा है कि जो कंपोज यूआई है उसका काफ़ी डिमांड बढ़ा है और यूज़र्स, जो हमारे डेवलपर्स हैं, वो कॉटलिन के साथ हमारे कंपोज यूआई को यूज़ करते हुए मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। तो इसलिए एक हाई एंड वेरी लेटेस्ट फीचर होने के वजह से, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के वजह से हम कंपोज यूआई पे डायरेक्टली स्विच करने वाले हैं और इससे ही हम अपने एंड्रॉयड बिल्डिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चीज़ कि ये एक डिक्लेरेटिव अप्रोच होता है। हम ये नहीं बताते कि हमें कहाँ पे उस कोड को यूज़ करना है, उस कंपोजेबल फंक्शंस को हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं, ये पहले डिफ़ाइन करने के बजाय हम ये बताते हैं कि उसके अंदर क्या होगा और हमारा जो स्क्रीन है वो कैसे दिखेगा। तो हायरार्की को साइड करते हुए हम हमेशा इस बात पे फोकस करेंगे कि हमें जो अपने स्क्रीन पे दिखाना है वो एक एक कंपोनेंट, एक एक एलिमेंट किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे, हमारा मेन फोकस उस पे होगा। और लास्ट में वन बाय वन हम उन सारे कंपोनेंट्स को कलेक्ट करेंगे और इस तरीके से अरेंज करेंगे कि वो हमारे स्क्रीन पे एक अच्छे से दिख रहा हो, हमारे स्क्रीन को एक अच्छा लुक दे, हम उसे यूज़ कर पाएँ, हम उसे रीयूज़ कर पाएँ। इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एक डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं एंड कंपोज इज़ द वन दैट वी वुड बी यूजिंग एज अ डिक्लेरेटिव अप्रोच ऑफ यूआई बिल्डिंग। इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है कि आपको जब भी एक कंपोजेबल फंक्शंस बनाना हो, एक कंपोनेंट बनाना हो, तो उसके पहले आप @ और कंपोजेबल का यूज़ करते हैं। इसे एनोटेशंस कहते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में आप जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे आपको एक ऑटो सजेशन मिल जाएगा कंपोजेबल टैग का यूज़ करने का। तो हम देखते हैं अगले स्लाइड में कंपोजेबल टैग्स के बारे में, उससे रिलेटेड एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फिर आगे डीप डाइव करने वाले हैं इस लॉजिक में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम देखते हैं कि जो कंपोजेबल फंक्शंस हैं वो किस तरीके से दिख रहा होता है। यहाँ पे हमने एक काफ़ी बेसिक सा एग्जांपल लिया है, एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम डिस्प्ले नेम है। इस डिस्प्ले नेम में हम यूज़र से एक नेम इनपुट कराएंगे और ये जब पास करेंगे इस फंक्शन में, तो इस नेम वेरिएबल का यूज़ करते हुए हम अपने स्क्रीन पे एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो पहले fun एक कीवर्ड है जो कि हमारे फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कॉटलिन प्रोग्रामिंग में भी कीवर्ड वेरिएबल्स ठीक उसी तरीके से काम करते हैं और यूज़ करते हैं जैसे जावा या फिर और किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो हमारा सबसे पहला जो कीवर्ड है वो फन है। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम दे रहे होते हैं जो डिस्प्ले नेम यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब हमें अगर अपने स्क्रीन पर, हमारे यूआई पर अगर हमें एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना है और अगर किसी यूज़र को हेलो कहना है तो हम हेलो एक कांस्टेंट शब्द की तरीके से यूज़ कर लेंगे।
मगर हमारा जो यूज़र है वो अलग अलग यूज़र के अलग अलग नेम्स हो सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर नेम नाम का एक वेरिएबल इनपुट करा रहे होंगे अपने इस फंक्शन में। एज एन इनपुट हम उसे प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद उस नेम का यूज़ करते हुए हम अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि हम जब भी इस फंक्शन को लिख रहे होंगे तो उस फंक्शन के नेम में हमेशा जो पहला लेटर होगा, जैसे इस केस में डी है, वो हमेशा कैपिटल होगा। ये अपर केस काफ़ी यूज़ होता है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पर लोअर केस यूज़ कर लिया तो एंड्रॉयड स्टूडियो आपको एक वार्निंग देगा, एक एरर नोटिफाई करेगा और आपको उससे फिर से अपर केस में यूज़ करना होगा। इसके साथ ही जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कंपोजिबल एनोटेशन के बारे में, यहाँ पे हमने इस कोड में एनोटेशन कंपोजिबल यूज़ कर रखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कर्ली ब्रेसेस हैं, एक ओपनिंग का और एक क्लोजिंग का। इस बीच में जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखे रहते हैं उसे एक ब्लॉक कहते हैं। तो ये जो डिस्प्ले नेम ब्लॉक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है जिससे हम एक टेक्स्ट को अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने वाले हैं। इस टेक्स्ट में जिस तरीके से एक कंस्ट्रक्टर काम कर रहा होता है हमारे प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स में, ये ऑलमोस्ट उसी तरीके से यूज़ करता है। तो टेक्स्ट एक आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है जिसका जो पहला पैरामीटर है वो टेक्स्ट है, और हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर कॉल किया है और उसमें हमने हेलो और उसके बाद एक $साइन और फिर एक नेम पास किया है। यहाँ पे जो हेलो है और एक जो कॉमा है हेलो के बाद, ये दोनों अपने स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि इसमें और कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करा हुआ है। मगर जो नेम है वो एज इट इज़ नहीं प्रिंट होगा, उसके बजाय वो जो $साइन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इट रिप्रेजेंट्स कि $साइन के बाद जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया है उस वेरिएबल का वैल्यू हमारे स्क्रीन पर प्रेजेंट होगा, ना कि वो वेरिएबल डायरेक्टली। तो यहाँ पर अगर लेट से आप अपने नेम में जॉन पास करते हैं तो ये टेक्स्ट आपको हेलो, उसके बाद एक कॉमा और उसके बाद जॉन प्रिंट करके देगा। आप अगर जॉन को अपर केस में लिखते हैं तो वो नेम जो है वो अपर केस में आएगा, अगर आप उसे लोअर केस में लिखते हैं तो एग्जैक्टली उसी तरीके से लोअर केस में आएगा। तो ये था हमारे एक कंपोजिबल फंक्शन के बारे में। मैंने एक एक एलिमेंट को यहाँ पर डिफाइन करने का कोशिश किया है। अगर आपको कोई डाउट हो इस फंक्शन में तो एज यू नो दैट इट इज़ द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ योर एंड्रॉयड जर्नी, सो यू शुड बी आस्किंग अस अबाउट दिस मोर इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे कंपोजिबल फंक्शन हैशटैग दे करके आगे अपने इस स्लाइड से रिलेटेड क्वेरीज डाल सकते हैं। विल ट्राई कि हम हर एक कमेंट पे अपने रिप्लाई करें और आपके डाउट को क्लियर करें। द वेरी लास्ट थिंग अबाउट कंपोजिबल यूआई, हम यहाँ पे अपने कंपोज यूआई को एंड करने के पहले इसके कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं। सबसे पहला, डिक्लेरेटिव अप्रोच। आई मीन कि यहाँ पे हम ये डिफाइन करते हैं कि हमें अपनी यूआई पे क्या चाहिए, रैदर दैन कि हम उसे कैसे बनाएंगे वो हम बाद में देखेंगे, और जहाँ पर यूज़ करना होगा वहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल करके उसे यूज़ कर लेंगे। लेकिन एज अ वेरी न्यू प्रोग्रामर आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं, हम अपने स्क्रीन पे क्या दिखाने वाले हैं, वो किस तरीके से उसमें आप डेकोरेशंस ऐड कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग आप कैसे कर सकते हैं। आपका पहला फोकस उस पर होना चाहिए। सेकेंड इज सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स यूआई हायरार्कीज। जैसे मैंने पहले बोला कि आपको सबसे पहले हायरार्की के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक यूआई कैसे बन रही होगी, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, आप क्या क्या चीज़ अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आपका पूरा फोकस उस पर होगा, ना कि उस हायरार्की में वो कहाँ आ रहा है उस पर। लास्ट इज़ रीयूजेबिलिटी। आपने जब XML में प्रोग्रामिंग किया होगा तो आप देखते होंगे कि एक ही चीज़ आपको अगर कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ चाहिए तो आपको एक अलग अलग लेआउट्स बनाने पड़ते थे, मगर यहाँ पर आप अपने फंक्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप उसमें कुछ वेरिएबल टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। आप अलग अलग आर्गुमेंट्स देते हुए आप अपने फंक्शन को फुल्ली कस्टमाइज़ करके आप उस अपने कस्टमाइज डिफाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एक ही कंपोनेंट अपने पूरे ऐप में कई बार चाहिए, कई अलग अलग जगहों पर चाहिए, तो आपको उसे बार बार डिफाइन करने के बजाय अपने इस कंपोजिबल फंक्शन को सिर्फ आपको बार बार कॉल करना होगा। अपने अलग अलग वेरिएबल्स को देते हुए, अपने अलग अलग वैल्यूज़ को देते हुए आप उसे कॉल करेंगे और वो हर बार एक नए डेटा के साथ आपको एक अलग कंपोनेंट देने वाला है। तो ये कुछ हमारे कंपोज यूआई के बेनिफिट्स हैं। अब हम आगे जानते हैं अपने सेकेंड टॉपिक के बारे में, जो कि प्रीव्यू एनोटेशन है।
नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट अ प्रीव्यू एनोटेशन इज। ये जो प्रीव्यू एनोटेशन है ये आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक ऐप को डिप्लॉय करने से पहले, उसे देखने से पहले, आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ही स्प्लिट टैब में जाकर आप उससे प्रीव्यू कर सकें। यानी आपको ये मालूम होगा कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और एक स्क्रीन पर हर एक एलिमेंट को बनाने में काफ़ी वक्त लगता है और काफ़ी आपको उसमें टाइम देना होता है। तो आप हर बार अपने ऐप को बिल्ड करके अपने फ़ोन में देखने की बजाय आप उसका प्रीव्यू अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में देख सकते हैं और उसमें कुछ भी चेंजेस चाहिए तो आप उस APK वर्जन शेयर करने से पहले या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में उसे देखने से पहले आप उससे फुल्ली कस्टमाइज, फुल्ली बेटर इन अ वे दैट इट शुड बी विजिबल टू यू, प्लीजेंट टू यू, आप उसे बिल्कुल चेंज करके और फिर अपना जो फाइनल ऐप है उसे आप देख लें। तो ये आपको प्रीव्यू जो है वो पूरे ऐप को कंपाइल करने से पहले आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा होता है। अब इसकी कोड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सेम वही एक डिस्प्ले नेम नाम का फंक्शन यूज़ किया है जो हमारे पिछले स्लाइड में था। यहाँ पे हम उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपली एक डिस्प्ले नेम नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं और उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू जॉन लिख रहे हैं, क्योंकि जब आपका ऐप बन रहा होगा तो आप उसे एक वेरिएबल देंगे, मगर जब आपको एक प्रीव्यू करना है तो आप एक अपना डमी नेम डालकर उसे आप देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा होगा। यूज़र जब अलग अलग इस ऐप को यूज़ करेंगे उनका अलग अलग नाम होगा और उस तरीके से वो आपका स्क्रीन कस्टमाइज़ हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पे आपको सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पूरा कोड बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आप एक कंपोजेबल के लिए लिखते हैं, मगर उसमें एक एडिशन करना है आपके प्रीव्यू एनोटेशन का, विच डिफाइंस कि आपका ये जो प्रीव्यू एनोटेशन है, ये जो फंक्शन है, ये आपके एग्जैक्ट स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा बल्कि सिर्फ आपके प्रीव्यू वर्जन में दिख रहा होगा। नाउ मूविंग ऑन, हम बात करने वाले हैं मेन एक्टिविटी क्या होती है और एक सेट कंटेंट क्या होता है। आपको ये पता होगा अगर आपने किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले काम किया है तो वो C हो या C++ हो या जावा हो या फिर कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपको एक मेन फंक्शन हमेशा दिखता होगा। वो जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट होता है और हमारा जो पूरा कोड का एग्जीक्यूशन है वो उसी मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और उस मेन फंक्शन के एंड होते ही हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। और उस मेन फंक्शन के अंदर हम कई फंक्शंस को कॉल करते हैं, कई सारे क्लासेस को बनाते हैं, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करते हैं, बी इट अ वेरी सिंपल वन और बी इट अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्ट आपके मेन फंक्शन से होता है और एंड भी उस मेन फंक्शन के साथ ही होता है। तो यू कैन से कि यहाँ पर इस एंड्रॉयड के कोर्स में आप ये मान सकते हैं कि दैट मेन फंक्शन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आवर मेन एक्टिविटी, क्योंकि हमारे स्क्रीन में जब आप सबसे पहले अपने ऐप को लॉन्च करते हैं तो जो पहला एक्टिविटी आपको दिखता है वो आपके मेन एक्टिविटी से जाना जाता है। उस मेन एक्टिविटी के अंदर आप अपने नेविगेशन सेट करते हुए अलग अलग स्क्रीन्स को कॉल कर सकते हैं, आप उसमें राउटिंग डिफाइन कर सकते हैं, डेटा को पास कर सकते हैं और विद इन इट आप n नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, n नंबर ऑफ कंपोजेबल कंपोनेंट्स आप डिफाइन कर सकते हैं और उसकी एक हायरार्की आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ये अभी आपको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, मगर जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे वी विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स वन बाय वन। आपको एक सबसे बेसिक एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी का कोड लिखा है जो कि बिल्कुल मिनिमल कोड है। इस कोड में आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, बल्कि हमने जो पिछले स्लाइड में जो भी डिस्प्ले नेम नाम का एक फंक्शन आपको समझाया है बस उसे ही हम डिस्प्ले करने वाले हैं। तो इस डिस्प्ले नेम नाम के फंक्शन को अगर आप अपने स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखना चाहते हैं तो आप सिंपली एक फंक्शन लिखकर उसे कॉल करने के बजाय आप अब एक मेन एक्टिविटी डिफाइन करेंगे। मेन एक्टिविटी के अंदर आप एक ऑनक्रिएट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं और उस ऑनक्रिएट फंक्शन के अंदर एक सेट कंटेंट नाम के ब्लॉक के अंदर आप उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको ये इस कोड को याद करने की या फिर कॉपी करके कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी अपने एंड्रॉयड में सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पे ये प्री डिफाइंड होता है। यहाँ पर डिस्प्ले नेम की जगह एक कोई दूसरा फंक्शन कॉल होता है, मोस्ट लाइकली इट माइट बी ग्रीटिंग और ग्रीटिंग नेम, और वहाँ पर वो फंक्शन जो है उसके प्रीव्यू एनोटेशन के साथ वो आपको दिख रहा होता है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। आपको सबसे पहला काम ये करना है
कि आप अपने उस प्रीव्यू वाले जो कंपोजेबल कंपोनेंट्स हैं उन्हें हटा दें या कमेंट कर दें, और आपका जो सेट कंटेंट है उसके अंदर आप उसे कॉल करने के बजाय हमारा जो कस्टमाइज जो डिस्प्ले नेम नाम का जो फंक्शन है आप उसे कॉल करें, और फिर आप इस मेन एक्टिविटी ब्लॉक के बाहर आकर आप उसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे हमने लास्ट स्लाइड में किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डिस्प्ले नेम नाम का एक कंपोजेबल फंक्शन डिफाइन कर रखा है। आपको सिंपली इसे सिर्फ अपने मेन एक्टिविटी के सेट कंटेंट के अंदर कॉल करना रह जाएगा। आइए पहले हम इसके डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, उसके बाद अगले स्लाइड पे बढ़ेंगे। सबसे पहला है मेन एक्टिविटी का डेफिनेशन। As I said, the main activity is the entry point of an Android application where the app's initial UI is set up and displayed. Second, the set content. It sets the content of the activity to a composable function. जो set content है ये हमारे जो सबसे पहले composable function है उसे कॉल कर देता है, और ये हमारे ऐप के हायरार्की में सबसे पहले आने वाला फंक्शन है। इसके अंदर आप कई सारे अपने कंपोनेंट्स को, कंपोजेबल फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आप कई सारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स लिख सकते हैं, बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं, अलग अलग आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं और कई सारे चीज़। मगर इन सभी के जो पेरेंट फंक्शन होंगे वो आपको इस सेट कंटेंट के अंदर लिखने होंगे। आइए अब बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर के सबसे आखिरी टॉपिक के बारे में, जो कि रिकम्पोजिशन और इंटेलिजेंट रिकम्पोजिशन से रिलेटेड है। तो रिकम्पोजिशन क्या होता है? हम जब भी एक कंपोजेबल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे एक बार नहीं बल्कि जितने भी बार आपका मन चाहे, जितने भी बार उसका यूज़ हो अपने स्क्रीन पे, आप उतने बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने कंपोजेबल फंक्शन को कई बार डिफाइन नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ एक बार डिफाइन करेंगे। तो जब आप उसे दूसरी बार कॉल कर रहे होंगे या फिर तीसरी बार कॉल कर रहे होंगे तो उस वक्त वो आपकी जो पहले कंपोजेबल फंक्शन का डेफिनेशन है उसे दोबारा इन्वोक कर देगा, उसे दोबारा कॉल कर देगा। तो इस प्रोसेस को ही हम रिकम्पोजिशन कहते हैं, जहाँ पे आपके जो कंपोनेंट हैं वो बस एक बार डिफाइन हुए हैं और उसे बार बार रिकम्पोज करते हुए हम अपने यूआई में कई जगह उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक लाइफ साइकिल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बुलेट पॉइंट्स डाले हैं। द फर्स्ट इज फर्स्ट टाइम। इसका मतलब कि द फर्स्ट टाइम वेन एवर द कंपोजेबल फंक्शन इज बीइंग डिफाइंड इट कीप्स ट्रैक ऑफ द कंपोजेबल फंक्शन। ये हमारे फर्स्ट टाइम के लिए। अब जब हम उसे दूसरे बार कहीं दूसरी जगह पर कॉल करते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम हमारे ऐप में रिकम्पोजिशन होता है उस कंपोनेंट का। सो इट कॉल्स द फंक्शन अगेन विथ द अपडेटेड डेटा। ये मोस्ट केसेस में तभी होगा जब आपका डेटा अपडेट हो गया। जैसे अगर आपने पहले अपने यूज़र का नाम जॉन डाला था, दूसरे बार आप अगर उसे स्मिथ डाल देते हैं तो इस चेंज ऑफ डेटा के वजह से आपका जो कंपोनेंट है, बेसिकली एक टेक्स्ट कंपोनेंट आपने अपनी यूआई पे दिखाया होगा, वो चेंज हो जाएगा और जॉन की जगह आपको स्क्रीन पे स्मिथ दिखने लगेगा। तो ये था इसका रिकम्पोजिशन का प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 अलग अलग यूज़र नेम्स के लिए 2 अलग अलग कॉम्पोजेबल फंक्शन बनाने होंगे। आप उसे एक ही बार डिफाइन करेंगे और उसे कई बार अपने मन के मुताबिक उसे आप बस रिवोक करते रहेंगे और वो डेफिनेशन फिर से चलेगा और आपका रिकम्पोजिशन हो जाएगा। द लास्ट थिंग इज़ द एग्जाम्पल फ्लो, जिसमें मैंने बताया है कि एक तो एंटर द कॉम्पोजिशन, जब भी आप पहली बार उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो अपने स्टेट में एंटर हो जाता है। जब आप उसे सेकेंड बार कॉल करते हैं तब वो रिकम्पोज होता है, और जब ख़त्म हो जाता है, जब आपने उसे कॉल करना बंद कर दिया तो वो छोड़ देता है, वो लीव कर जाता है अपने जगह से। तो ये उसका 3 एग्जाम्पल फ्लो था। अब यहाँ पर एक चीज़ जो देखने वाली है कि रिकम्पोजिशन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में हो। ये तभी होगा जब आप उसे सेकेंड टाइम या उसके बाद कॉल करते हैं। अगर आप रिकम्पोजिशन नहीं चाहते, आप अगर सिर्फ एक स्टैटिक टेक्स्ट लिखते हैं अपने स्क्रीन पे, तो वो बस एक ही बार कॉल होगा और वो फर्स्ट के बाद सीधे स्टेप 3 पर आ जाएगा रिकम्पोजिशन को स्किप करता हुआ। अब हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंट रिकम्पोजिशन की। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं पहले और फिर इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला डेफिनेशन इसका कि ओनली दोज पार्ट्स ऑफ द हायरार्की दैट हैव चेंज्ड और बीन ऑल्टर्ड आर रिकम्पोज्ड। यानी कि अगर आपके स्क्रीन पे कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कई सारे कंपोजेबल फंक्शंस हैं और उसमें से किन्हीं एक का डेटा अगर अपडेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्क्रीन दोबारा से बनने वाली है।
आपके स्क्रीन पे जो विजिट है, जो टेक्स्ट है जिसने अपने वैल्यू को चेंज किया है, अपडेट किया है, हम बस उसे ही रिकम्पोज करेंगे और बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो ऐप हैं वो काफ़ी ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने यहाँ पर बनाया है एक स्क्रीन और इस स्क्रीन में हमने दो कंपोनेंट्स डाले हैं। पहला एक इमेज है और दूसरा एक टेक्स्ट है। लेट्स से कि आप ये एज्यूम कर सकते हैं, एक इमेजिन कर सकते हैं कि आपने एक स्क्रीन डिज़ाइन किया है जिसमें सबसे पहले ऊपर एक काफ़ी बड़ा सा इमेज है और नीचे में एक टेक्स्ट लिखा है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने उस टेक्स्ट को चेंज कर दिया, जैसे किसी यूज़र ने अपना नाम टाइप किया और उसके साथ वो टेक्स्ट चेंज हो गया। तो यहाँ पर आपको ये लग सकता है कि रिकम्पोजिशन मीन्स कि ये स्क्रीन दोबारा से बनेगी और अपना नाम चेंज हो जाएगा, मगर ये ऐसा नहीं है। हमारे हायरार्की में जो दो कंपोनेंट्स थे, इमेज और टेक्स्ट, उनमें से सिर्फ जो टेक्स्ट वाला कंपोनेंट है वो बस रिकम्पोज हो रहा है और इमेज जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे वो पहले था। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें अपने ऐप को एफिशिएंट बनाने में, ऑप्टिमाइज बनाने में ये काफ़ी हेल्प करता है। लेट्स से कि आपके स्क्रीन पर लगभग 50 इमेज थे और उसके साथ सिर्फ एक टेक्स्ट था। अब आपने अगर उस टेक्स्ट को चेंज किया तो आप चाहेंगे कि केवल वो टेक्स्ट चेंज हो, ना कि वो पूरा का पूरा स्क्रीन। अगर ऐसा होता है तो वो 50 के 50 इमेजेस को लोड करने में, रीलोड करने में टाइम भी लगने वाला है और आपकी वो बैटरी इफिशिएंसी भी ख़त्म कर देगा। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम रिकम्पोजिशन का यूज़ करते हुए सिर्फ उस टेक्स्ट को चेंज करें जिससे हमारे स्क्रीन पे एक नया UI दिख जाए। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप इस वीडियो तक यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब कि आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। सो आई वुड लाइक कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें, अपने फीडबैक शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करते हुए ज़रूर पूछें। विल ट्राई कि हम हर एक कमेंट को क्लियर करें, हर एक डाउट को क्लियर करें। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे और कुछ और वीडियोस, आने वाले वीडियोस में हम टेक्स्ट, बटन्स और इत्यादि कई चीज़ों पे बात करने वाले हैं। थैंक यू।